हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डी आर सिरामे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिरामे सर स्टडी। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और हम आज बात करने वाले हैं राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता के संदर्भ में। जानेंगे कि संप्रभुता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं और वो आवश्यक तत्व है जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके अभाव में राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अतः राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है संप्रभुता, जिसे राज्य की आत्मा या राज्य का प्राण के नाम से भी जानते हैं। इसे राज्य की आत्मा या प्राण भी कहा जाता है। तो ये जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में आत्मा का निवास होता है, प्राण होते हैं, तभी वो शरीर जो होता है क्रियाशील होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में भी संप्रभुता नामक जो तत्व होता है, उसी से संप्रभुता नामक तत्व से ही राज्य की पहचान होती है और राज्य क्रियाशील होता है। तो इसी प्रकार से हम संप्रभुता को जानेंगे कि वास्तव में इसका आशय क्या है। तो संप्रभुता को अंग्रेजी में कहा जाता है सॉरेंटी। संप्रभुता के लिए अंग्रेजी शब्द का यूज होता है सॉरेंटी। ये जो सॉरेंटी शब्द है ये बना है लैटिन भाषा के सुपरनस से। इसके लिए लैटिन भाषा के सुपरनस से सॉरेंटी शब्द बना है, जिसका आशय है इस सुपरनस का यदि संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है सुपर प्लस एनस। सुपर का आशय है सुप्रीम, सुपर का आशय है सुप्रीम, प्लस एनस मतलब पावर, अर्थात सुप्रीम अर्थात सर्वोच्च और पावर मीन्स शक्ति। अर्थात हिंदी में ये हो गया सर्वोच्च शक्ति, यानी संप्रभुता का आशय हुआ सर्वोच्च शक्ति से, अर्थात सर्वशक्ति यानी उसके ऊपर और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। यही संप्रभुता जो तत्व है राज्य के अंदर, इसी संप्रभुता तत्व के आधार पर ही राज्य में और अन्य दूसरे सामाजिक संगठनों में या समूहों में अंतर विभाजित होता है। ये संप्रभुता तत्व ही किसी भी संगठन को एक राज्य के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो इस प्रकार ये जो संप्रभुता है यह हमें राज्य में 2 रूपों में देखने में मिलती है। इसके 2 प्रकारों में हमको देखने में मिलता है। तो सर्वप्रथम हम संप्रभुता को हमने समझ लिया कि संप्रभुता जो है वो अंग्रेजी का इसका सॉरेंटी और इसकी उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा के सुपरनस से, जिसका आशय होता है सीधा सीधा सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता की परिभाषाएं, अर्थात संप्रभुता को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें उसकी परिभाषाएं देखनी होगी। तो संप्रभुता की परिभाषाओं के अंतर्गत संप्रभुता को स्पष्ट करते हुए जिन बोंदा ने कहा है कि प्रभुसत्ता नागरिकों व प्रजाजनों पर वह सर्वशक्ति जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है। अर्थात जिन बोंदा ने कहा है कि प्रभुसत्ता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति होती है जिस पर कानूनों का कोई बंधन नहीं होता। इन परिभाषाओं को आपको याद रखना है, क्योंकि ये परिभाषाएं प्रश्नों के रूप में आएगी। मैं इस पूरे चैप्टर को बताने के बाद एक प्रश्नोत्तरी भी कराऊंगा, ताकि प्रश्नों के आंसर भी आप लोगों को पता हो जाए। तो आप जिसे ध्यान से सुनिएगा। विलोबी ने प्रभुसत्ता को, संप्रभुता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है। इसे सर्वोपरि इच्छा के रूप में बताया है विलोबी ने। वुड्रो विल्सन ने कहा है कि प्रभुसत्ता वह शक्ति है जो प्रतिदिन क्रियाशील रहकर कानून बनाती है और उनका पालन भी कराती है। अर्थात प्रभुसत्ता ही कानून बनाती है और प्रभुसत्ता ही उन कानूनों का पालन कराती है, ऐसा कहते हैं वुड्रो विल्सन। इस प्रकार से संप्रभुता को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। अर्थात इन परिभाषाओं को देखने के बाद सीधा सी बात हमें समझ में आती है कि प्रभुसत्ता एक सर्वोच्च शक्ति है। जॉन ऑस्टिन, जो इंग्लैंड के प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे, इन्होंने भी प्रभुसत्ता की कानूनी तरीके से या कानूनी आधार पर इसकी व्याख्या किया है और उन्होंने कहा है कि यदि एक निश्चित उच्च कोटि का व्यक्ति जो स्वयं अपने समान किसी दूसरे व्यक्ति की आज्ञा पालन करने का अभ्यस्त नहीं है और जिसके आदेशों का पालन निश्चित समाज के अधिकांश व्यक्ति स्वभावतः करते हो, वह समाज में प्रभु है। जिसके आज्ञाओं का पालन समाज के प्रत्येक नागरिक करते हो, वही समाज में क्या है,
प्रभु है। ये कहा है किसने? जॉन ऑस्टिन ने। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि संप्रभुता एक सर्वोच्च शक्ति होती है राज्य के अंदर। अर्थात इन परिभाषाओं को देखने के बाद, इसके और भी परिभाषाएं हैं, सभी परिभाषाओं को देखने के बाद, उसका अध्ययन करने के बाद कुछ विश्लेषण निकलता है। विश्लेषण करते हैं। क्या विश्लेषण करते हैं? विश्लेषण करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है कि संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति होती है। संप्रभुता एक सर्वोच्च शक्ति होती है। संप्रभुता दूसरों को आदेश देने और आज्ञा पालन कराने की शक्ति का नाम है। अर्थात संप्रभुता ही आदेश देती है और आज्ञा पालन कराती भी है राज्य के अंदर। यह आंतरिक व बाह्य दोनों क्षेत्रों में स्वतंत्र होती है। संप्रभुता राज्य के अंदर भी स्वतंत्र होती है और राज्य के बाहर भी स्वतंत्र होती है। संप्रभुता शक्ति के आदेश एवं कानून सर्वमान्य होते हैं। संप्रभुता शक्ति के आदेश एवं कानून सर्वमान्य होते हैं। ये हमें खास तौर से जो विश्लेषण करते हैं परिभाषाओं का, तब हमें ये विश्लेषण के पश्चात ये तथ्य हमें निकलकर सामने आते हैं कि संप्रभुता वास्तव में क्या है। अब देखते हैं कि संप्रभुता दो रूपों में देखने में आती है। एक आंतरिक संप्रभुता और दूसरा है बाह्य संप्रभुता। अब आंतरिक संप्रभुता क्या है? तो आंतरिक संप्रभुता से आशय यह है कि राज्य के अंदर दो संप्रभुताएं नहीं हो सकते हैं, दो संप्रभु नहीं हो सकते हैं। अर्थात राज्य के अंदर एक ही संप्रभुता होती है और वो संप्रभुता राज्य के अंदर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसके आदेशों का पालन करना पड़ता है। अर्थात संप्रभु के माध्यम से जो भी आदेश प्रसारित किए जाते हैं वो उस राज्य की परिधि के अंदर आने वाले समस्त लोगों पर समान रूप से असर करते हैं, प्रभाव करते हैं। अर्थात आंतरिक रूप से संप्रभुता के ऊपर है, सभी सामाजिक संगठनों से ऊपर है, अर्थात सर्वोच्च है। बाह्य संप्रभुता से क्या आशय है? बाह्य संप्रभुता से आशय है कि देश के बाहर, राज्य के बाहर भी संप्रभुता अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है। वह किसी दूसरे राज्य के आदेशों का पालन करने में बिल्कुल स्वतंत्र होती है। अर्थात अपने विदेश नीति का निर्माण करने में, वैदेशिक संबंध स्थापित करने में या संधियां करने में एक राज्य पूर्णतः स्वतंत्र होता है और अपने निर्णय स्वयं लेता है। अपने निर्णय लेने में उसकी पूरी स्वतंत्रता होती है। उसे ही हम बाह्य संप्रभुता कहते हैं। अर्थात आशय यह है कि राज्य के अंदर भी संप्रभुता सर्वोच्च होती है और राज्य के बाहर भी संप्रभुता जो है वो स्वतंत्र होती है। उस पर किसी भी प्रकार से कोई भी कानूनी बंधन नहीं होता है, राज्य के अंदर भी और राज्य के बाहर भी। अब देखते हैं आगे संप्रभुता की विशेषताएं। संप्रभुता की कौन कौन सी विशेषताएं? संप्रभुता का अध्ययन करने के बाद कुछ उसकी विशेषताएं देखने में आती है और विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता आती है निरंकुशता। संप्रभुता का सबसे प्रमुख लक्षण जो है वह निरंकुशता है। अर्थात राज्य की प्रभुसत्ता निरंकुश और असीम होती है। राज्य के अंदर जो संप्रभुता है वो निरंकुश और असीम होती है। अर्थात उसके ऊपर कोई भी कानूनी बंधन नहीं होता है, इसके ऊपर कोई भी कानूनी बंधन नहीं होता है। जिस प्रकार ऑस्टिन ने भी कहा है कि प्रभुसत्ताधारी अन्य सभी से आदेश पालन कराने की स्थिति में तो होता है, परंतु किसी के आदेश पालन करने का अभ्यस्त नहीं होता है, ये ऑस्टिन ने कहा है। अर्थात इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संप्रभुता जो होती है वो निरंकुश होती है, इसलिए क्योंकि उसके ऊपर और कोई दूसरी शक्ति नहीं होती है और इसके आदेशों का पालन राज्य के समस्त नागरिकों को समान रूप से करना पड़ता है। इसलिए इसमें निरंकुशता का भाव दिखाई देता है। दूसरा इसकी प्रमुख विशेषता है वह है स्थायित्व। स्थायित्व से आशय है यह है कि प्रभुसत्ता उतनी ही स्थायी है जितना कि स्वयं राज्य है। अर्थात राज्य का यदि अंत हो जाता है या प्रभुसत्ता का यदि अंत हो जाता है तो राज्य का अंत मान लिया जाता है। जहाँ पर भी राज्य होगा वहाँ प्रभुसत्ता होगी और जहाँ प्रभुसत्ता होगी वहाँ पर राज्य होगा। जहाँ प्रभुसत्ता नहीं होगी उसे हम राज्य की संज्ञा नहीं दे सकते, अर्थात उसे राज्य नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि एक राज्य के अंदर यदि वो राज्य है और उस राज्य पर दूसरे देशों का या दूसरी शक्ति का यदि आधिपत्य हो जाए तो वह दूसरे राष्ट्र का शासन चलता है, इसलिए इस राज्य की प्रभुसत्ता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि संप्रभुता में स्थायित्व का गुण भी पाया जाता है। अविभाज्यता
तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण, अर्थात संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता, दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये एक संप्रभुता, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। यदि इसको विभाजित कर देंगे तो यहाँ दो संप्रभु होंगे और दोनों संप्रभु, एक राज्य में दो संप्रभु कभी भी नहीं हो सकते, अतः इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार किसी अर्ध आयत या अर्धवर्ग या आबलिक अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार से अर्ध संप्रभुता की भी कल्पना नहीं की जा सकती। अर्थात प्रभु सत्ता को विभाजित नहीं किया जा सकता। उसको विभाजित करना अर्थात राज्य का अंत करना माना जाता है। इसमें सर्वव्यापकता का गुण भी पाया जाता है। इसमें एक लक्षण पाया जाता है सर्वव्यापकता, अर्थात संप्रभुता के द्वारा राज्य के अंदर जो भी आदेश प्रसारित किए जाते हैं उन समस्त आदेश या आज्ञाओं का पालन राज्य की समस्त जनता को करना पड़ता है। अर्थात इसका जो प्रभाव है वह व्यापक रूप से सभी पर पड़ता है, इसलिए इसमें संप्रभुता में सर्वव्यापकता का गुण पाया भी जाता है। अदेयता से आशय यह है कि संप्रभुता को किसी और दूसरे को दिया नहीं जा सकता है, इसे नहीं दिया जा सकता। अदेयता का आशय है किसी को दिया न जाना, अर्थात संप्रभुता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर दिया भी नहीं जा सकता है। यदि ऐसा होता है, यदि संप्रभुता को एक संप्रभु के माध्यम दूसरे को दे दिया गया, अर्थात वहां पर संप्रभुता का या राज्य का अंत माना जाता है। दूसरा है, उसके आगे है मौलिकता। संप्रभुता की एक और विशेषता है, वह है मौलिकता, अर्थात संप्रभुता जो होती है अपने आप में मौलिक होती है, अपने आप में स्थायी होती है, उसको रूप उसका बदला नहीं जा सकता है, वह मूल रूप से उपस्थित होती है। जब तक राज्य होगा, जब तक संप्रभुता होगी, जब तक राज्य होगा तब तक वहाँ पर संप्रभुता होगी। यदि राज्य नहीं होगा तो संप्रभुता भी नहीं होगी, यदि स्टेट नहीं होगा तो वहाँ पर सॉवरेंटी भी नहीं होगी, अर्थात संप्रभुता भी नहीं होगी, इसलिए वह अपने मौलिक रूप में पाई जाती है। सातवीं विशेषता है इसकी चीरभोगिता। चीरभोगिता से क्या आशय है? चीरभोगिता से आशय यह है कि यदि कोई संप्रभु कुछ समय के लिए अपनी शक्ति का, अपनी संप्रभुता का, अपनी प्रभुसत्ता का यदि उपयोग नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि संप्रभुता का अंत हो गया है, अर्थात वह कुछ समय तक वह काम न भी करे तो भी प्रभुसत्ता बनी रहती है, वह अपने स्थिर होती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि प्रभुसत्ता जो होती है उसमें चीरभोगिता का, अनन्यता का भाव पाया जाता है, वह लंबे समय तक रहती है, उसका कभी भी अंत नहीं होता है। उसका अंत होना अर्थात राज्य का अंत होना मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से संप्रभुता को हम इन विशेषताओं के आधार पर समझ सकते हैं, अर्थात स्पष्ट रूप से इसको हम ये कह सकते हैं कि संप्रभुता जो होती है वो एक सर्वोच्च शक्ति होती है, उसके ऊपर और कोई दूसरी शक्ति नहीं होती है। अब मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखते हैं इसके कुछ प्रश्न, ये जो महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न है कि राज्य का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? राज्य का महत्वपूर्ण तत्व देखना है, राष्ट्रपति, झंडा, संप्रभुता या राजधानी। अब आपने इतना पढ़ लिया कि राज्य के चार महत्वपूर्ण आपने देख लिया है तत्व। उन चार महत्वपूर्ण तत्वों में कौन कौन से हैं? एक है जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भूभाग, ठीक है, एक है जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भूभाग यानी पॉपुलेशन प्लस टेरिटरी प्लस गवर्नमेंट, और तीसरा है सॉवरेंटी, चौथा। तो इस प्रकार से आप ये देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये संप्रभुता जो मिला है ये इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न आप देखें, प्रभुसत्ता नागरिकों व प्रजाजनों पर वह सर्वशक्ति जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है, किसने कहा है? तो हमने इसके पहले परिभाषा हमने देख लिया है। तो ये जो परिभाषा है ये है जिन बोंदा की परिभाषा है। अब इसके आगे तीसरा प्रश्न है कि प्रभुसत्ता का लक्षण नहीं है, कहता है। इस शब्द को बहुत ध्यान से देखना है, परीक्षाओं में अक्सर गलती यहीं पर होती है। प्रभुसत्ता का लक्षण नहीं है कहता है, लेकिन हम परीक्षाओं जब देते हैं तो उस समय हमारा नहीं पर ध्यान जाता ही नहीं है और हम उसका गलत आंसर
चयन कर कर आ जाते हैं, तो इसको ध्यान देना है बराबर नहीं शब्द को। तो प्रभुसत्ता का लक्षण नहीं है। आपने देखा निरंकुशता प्रभुसत्ता का लक्षण है, स्थायित्व भी है, सर्वव्यापकता भी है, सरकार का कहीं पर भी उल्लेख नहीं हुआ है। अर्थात यह जो ऑप्शन है वह ऑप्शन स इसका सही आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, विधि शास्त्र पर व्याख्यान किसने लिखी है? विधि शास्त्र पर व्याख्यान, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये जो लिखा है ये लिखा है जॉन ऑस्टिन ने। जॉन ऑस्टिन की रचना है ये, जो 1832 में प्रकाशित हुई थी। ये जॉन ऑस्टिन जो है ये इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता है। ये इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता है जिन्होंने विधि शास्त्र पर व्याख्यान लिखा। और इस पर यहाँ पर इस जो अपनी रचना जो लिखा है, इस रचना में उन्होंने संप्रभुता का कानूनी ढंग से, कानूनी आधार पर संप्रभुता की व्याख्या किया है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा इसका जॉन ऑस्टिन। प्रश्न है, देखते हैं पांचवा, बहुलवादियों का पक्ष है। बहुलवादी क्या पक्ष रखते हैं? तो बहुलवादी ये कहते हैं कि राज्य के अधिकार कम होने चाहिए। बहुलवादी जो है राज्य की सर्वोच्चता को नकारते हैं, सर्वोच्चता का विरोध करते हैं, और वे ये कहते हैं बहुलवादी कि प्रभुसत्ता को राज्य के पास एकाधिकार के रूप में नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे समाज के राज्य के दूसरे जो सामाजिक संगठन हैं उनमें भी विभाजित कर देना चाहिए, ये कहते हैं। अर्थात राज्य के अधिकार कम होने चाहिए, ये कहते हैं बहुलवादी। उन बहुलवादी में प्रमुख बहुलवादी जो है जैसे गिरके है, ये इनके प्रमुख इसके विचारक हैं बहुलवादी जिसको कहते हैं। अब है निम्नलिखित में से कौन सा विचारक बहुलवादी विचारक नहीं है? अब बहुलवादी विचारक कौन कौन है ये देखना पड़ेगा, और नहीं है शब्द यहाँ पर आया है कि कौन बहुलवादी नहीं है। लास्की जो है वो बहुलवादी विचारक है, गियर का जो है वो बहुलवादी विचारक है, क्रेब है ये भी बहुलवादी विचारक है। यहाँ पर ऑस्टिन जो है वो बहुलवादी विचारक नहीं है। अर्थात सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न है, संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, यानी सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया? तो आप देखेंगे यहाँ पर जॉन ऑस्टिन ने 1832 में उसका प्रयोग किया। यहाँ पर आप लाग देखेंगे तो ये 18वीं सदी में, लास्की 19वीं सदी में, और हाब्स जो है ये है 15वीं और 16वीं सदी के। तो इन्होंने सबसे पहले, हाब्स जो है उसने संप्रभुता का सबसे पहले प्रयोग किया था। अपनी प्रमुख ग्रंथ है इनका है लेवियाथन। इसमें सबसे पहले इन्होंने संप्रभुता शब्द का यूज़ किया था हॉब्स ने, टॉमस हॉब्स ने। तो इस प्रकार ये सही आंसर होगा इसका ब। तो इस प्रकार आपको सारी चीज़ें अब समझ में आ गई होगी। आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद। बस आप, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।